हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में कोरिलेशन पढ़ने वाले हैं। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इस ₹500 में आपको डेली एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि परफेक्ट कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। क्या ये 0 होता है, क्या ये -1 होता है, क्या ये +1 होता है, या फिर ये -1 या +1 होता है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बात करते हैं कोरिलेशन की। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार कोरिलेशन का इस्तेमाल किया था फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ब्रावियस ने, यानी फंडामेंटल्स ऑफ कोरिलेशन सबसे पहले बार दिया था फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ब्रावियस ने। उसके बाद कोरिलेशन की जो टेक्निक है, स्पेशली जो ग्राफिकल टेक्निक है, इसको सबसे पहली बार दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने। उसके बाद जो टेक्निक ऑफ कोरिलेशन है, स्पेशली जो मैथमेटिकल टेक्निक है, इसको दिया था कार्ल पियर्सन ने इन द ईयर 1896। कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो मेथड की बात करें तो ग्राफिकल मेथड जो है वो दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने, और जो मैथमेटिकल मेथड है वो दिया था कार्ल पियर्सन ने। तो अब जानते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए करते हैं। यानी कि कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जनरल केस में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल दो ही हो, दो से अधिक भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बताता है? जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे ज़्यादा घंटे पढ़ाई करते हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा आता है। तो ये क्या है? एक कोरिलेशन है। कुछ और एग्जांपल से मैं आपको कोरिलेशन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जिस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए उसकी डिमांड क्या है? कम हो जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोरिलेशन है कि जैसे ही प्राइस आप बढ़ाओगे वैसे ही डिमांड उसकी कम हो जाएगी। अगर फैमिली में देखो तो जिस फैमिली में जो फादर मदर जो है वो लंबे होते हैं, बच्चे भी लंबे होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, या फिर जब रेनफॉल कम होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम होता है। तो यहाँ पे भी आप कोरिलेशन देख रहे हो। इसी तरीके से कहते हैं कि जब कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसी तरीके से कंपनी जब एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करती है तो सेल्स भी ज़्यादा होता है। तो ये है कुछ एग्जांपल कोरिलेशन की। कोरिलेशन जब हम निकालते हैं, यानी जो उसकी वैल्यू आती है वो आती है -1 से +1 के बीच में। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं आगे चल के आपको ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो जब हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ये वैल्यू जब फाइंड करते हैं तब। आई एम श्योर कि आप ग्रेजुएशन में ही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने फाइंड किया होगा। अब कोरिलेशन में आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ये कि कोरिलेशन डिग्री फाइंड करने में हमें हेल्प करता है, यानी कितना रिलेटेड है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि परफेक्ट, हाईली, रिलेटिव, ये क्या है? डिग्री होती है। तो कोरिलेशन में हम डिग्री मेजर करते हैं और डायरेक्शन मेजर करते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, यानी एक वेरिएबल है वो अप की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी या तो दोनों ऊपर हो सकता है या दोनों नीचे हो सकता है, तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। तो हम डायरेक्शन के बारे में और डिग्री के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप बेसिक बेसिक समझ लीजिए। तो डिग्री का मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो कितने स्ट्रांगली पेयर्ड हैं, कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं, क्या वो परफेक्ट है या फिर लिमिटेड है। परफेक्ट और लिमिटेड को मैं चार्ट की मदद से आपको लास्ट में बताऊंगा। डायरेक्शन का मतलब है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। तो डायरेक्शन के बेसिस पे दो कोरिलेशन हैं
और रेशियो ऑफ चेंजेस के बेसिस पे 2 होते हैं और नंबर ऑफ सीरीज के बेसिस पे 3 होते हैं। डायरेक्शन के बेसिस पे 2 कोरिलेशन हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। रेशियो ऑफ चेंज के बेसिस पे 2 हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। नंबर ऑफ सीरीज के बेसिस पे 3 हैं, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास 2 कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो जब 2 सीरीज की जो वैल्यू होती है वो सेम डायरेक्शन में जाता है तो जो कोरिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हाइट बढ़ने से वेट भी बढ़ता है, जैसे कोई बच्चा 5 साल का है तो जब वो 6 साल का होगा तो जाहिर सी बात है उसकी हाइट बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा। इसी तरीके से जब जब वो बढ़ता रहेगा हाइट उसकी बढ़ती रहेगी और वेट भी बढ़ता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो वैल्यू है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हाइट भी बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है, यानी ये जो दोनों एरो आप देख रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपको बताने के लिए कि अगर रेनफॉल कम हो रहा है यानी बारिश कम हो रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी क्या है, कम होगा। यानी दोनों एरो क्या है, डाउन जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब वैल्यू सेम डायरेक्शन में जाएगा तब वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों वेरिएबल्स में इंक्रीज हो रहा है, जैसे 10 से 15 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है और 20 से 28 हो रहा है, यानी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से वाई वेरिएबल्स में भी क्या हो रहा है, 50 से 60 हो रहा है, 60 से 80, 80 से 95, यानी यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अगर डिक्रीज की बात करें तो दोनों में डिक्रीज होगा, यानी डाउन एरो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप 50 से 35 हुआ, 35 से 30 हुआ, 30 से 24 हुआ, यानी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरे वाई वेरिएबल्स के बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 20 से 18 हुआ और 18 से 15 और 15 से 13। तो जब 2 सीरीज की जो वैल्यू है वो सेम डायरेक्शन में या तो बढ़ती हैं या तो घटती हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है या इन्वर्स होता है। जैसे प्राइस बढ़ने पे जो डिमांड है वो कम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जब डायरेक्शन सेम होगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और जब इन्वर्स या अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जैसे 2 वेरिएबल्स दिए हैं x और y, एक देख रहे हैं कि आप इंक्रीज हो रहा है और दूसरा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कैसे हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से 35, 35 से 42 और 50 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए y वेरिएबल्स में क्या है, डिक्रीज हो रहा है। 40 से 35 हो गया, 35 से 30, 30 से हो गया है 28 और 28 से हो गया 25। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एक में इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, यानी अपोजिट या इनवर्स डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। दूसरी तरफ देखिए फर्स्ट वेरिएबल्स में कम हो रहा है और दूसरे में बढ़ रहा है। कम कैसे हो रहा है, 50 से 45 हो रहा है, 45 से 40 और 40 से 25 और 25 से 20 हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और दूसरे में इंक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मुझे लगता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन रेलेवेंट वेरिएबल्स। रेशियो ऑफ चेंज के बेसिस पे 2 कोरिलेशन है, फर्स्ट है लीनियर और सेकंड है नॉन लीनियर, या इसे हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर कोरिलेशन की। तो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, यानी जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो जब रेशियो ऑफ चेंजेस जो होता है 2 वेरिएबल्स के बीच में वो कांस्टेंट होता है तो उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कि चेंजेस क्या है, 10 से 12 हो रहा है यानी +2, और यहाँ पे क्या है 12 से 14 हो रहा है यानी +2, और यहाँ पे 14 से 16 हो रहा है यानी वैल्यू क्या है +2 से इंक्रीज हो रहा है, और 16 से 18 हो जा रहे हैं यानी कि
+2, यानी आप देख रहे हो कि सारे वैल्यूज़ क्या है +2, यानी कांस्टेंट हैं। ये जो चेंज ऑफ रेशियो है वो कांस्टेंट है ईच टाइम, हर बार सेम वैल्यू से चेंज हो रहा है। वही वाई वेरिएबल्स में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 50 से 60 हो रहा है यानी +10, 60 से 70 हो रहा है यानी +10, 70 से 80 हो रहा है यानी +10 और 80 से 90 हो रहा है यानी +10। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकाल लें 2/10 तो क्या हो जाएगा 1/5। तो यही क्या है, यही है रेशियो ऑफ चेंजेस। ये जो 1/5 है यही है रेशियो ऑफ चेंजेस, और यही जो रेशियो ऑफ चेंजेस होता है यही कांस्टेंट होता है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। आप देख रहे हैं 1/5 से हर वैल्यू जो है, हर एक लाइन जो है वो चेंज हो रहा है, यानी 1/5 सभी में आ रहा है। तो एक जब इसे हम ग्राफ पेपर पे जब इसे प्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब इसे हम ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करेंगे तो एक आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, तो इसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको लीनियर कोरिलेशन के बारे में बता दे रहा हूँ कि जब रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है दो वेरिएबल्स के बीच में तो उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन की, जिसे हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं। तो नॉन लीनियर में क्या होगा कि जो रेशियो ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 12 यानी +2 हो रहा है, 12 से 14 यहाँ पे +2 हो रहा है, और 12 से 16 यानी +4 हो रहा है, और 16 से 18 यानी +2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कर्व हो रहा है। जब भी आप वैल्यू निकालेंगे तो एक कर्व में होगा, क्योंकि रेशियो सेम नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से क्या है 55 है यानी +5 है, और यहाँ पे क्या है +15 है, और यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे +5 है। तो जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो सेम नहीं होगा। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन जो डिमांड है वो 5 से 20% तक इस रेंज में क्या है कम हो रही है। यहाँ पे आप देखिए पिछले एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पे बताया गया था कि 10% से प्राइस बढ़ा दी गई थी और डिमांड 5% से कम हो गई, और ये हर बार सेम था। यानी अगर आप रेशियो निकाले तो 1/5 आएगा, और ये 1/5 हर एक वैल्यू में सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है रेंज में आ रहा है, 5% से लेकर 20% तक आ रहा है। तो ये एक कर्व जब आप ग्राफ पे बनाओगे इसे तो एक कर्व के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नॉन लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसे हम कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीरीज की बेसिस पे। तो नंबर ऑफ सीरीज की बेसिस पे तीन तरीके की कोरिलेशन हो सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है मल्टीपल, और थर्ड है पार्शियल। एक एक करके देखते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंपल, मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि ये तीनों क्या है। जब दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो सिंपल कोरिलेशन होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जब दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में आप स्टडी करते हो तो या तो वो मल्टीपल हो सकता है या वो पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है। मल्टीपल और पार्शियल में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है। मल्टीपल कोरिलेशन तब होता है जब दो से अधिक वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं रेनफॉल के बीच में, फर्टिलाइजर के बीच में, यानी फर्टिलाइजर जो खाद हम यूज करते हैं खेतों में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बीच में। जब हम इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं। रेनफॉल क्या हो गया फर्स्ट वेरिएबल, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है सेकेंड वेरिएबल, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है ये थर्ड वेरिएबल। यानी जब हम दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है कि अगर हम मल्टीपल कोरिलेशन में ही एक वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम फर्टिलाइजर को कांस्टेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल कोरिलेशन हो जाएगा। पार्शियल कोरिलेशन में भी क्या होता है कि हम दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बीच में अगर रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें और ये एज्यूम कर लें कि फर्टिलाइजर जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है, तो इस केस में इसे हम पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। एक बार फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं।
दो से अधिक वेरिएबल्स है तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे, और जब दो से अधिक वेरिएबल्स है लेकिन एक वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो उसे हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन डायरेक्शन और डिग्री फाइंड करने में हमको हेल्प करता है, यानी कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट है, लिमिटेड है या कोई कोरिलेशन नहीं है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो लाई करता है फ्रॉम -1 टू +1, यानी कि जब कोरिलेशन आप कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो -1 से +1 के बीच में ही आएगा। तो इसको हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको बोल देते हैं 0 और यहाँ पे बोल देते हैं इसको -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कोरिलेशन में यानी r = आएगा -1 तो ये क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर r = +1 हो गया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर r = 0 आ गया तो यहाँ पे होगा नो कोरिलेशन। वही डायग्राम में दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है, तो इसका मतलब क्या है, नो रिलेशन, यानी कि कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर -1 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू +1 के बीच में आया तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दोनों पार्ट को हम 4-4 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी 1 2 3 4। अब वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं 0 है, यहाँ पे हो जाएगा -0.25, यहाँ पे हो जाएगा -0.75, यहाँ हो जाएगा -0.9 और यहाँ पे हो जाएगा -0.99। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0.25, यहाँ हो जाएगा 0.75, यहाँ हो जाएगा 0.9 और यहाँ हो जाएगा 0.99। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिग्री किस तरीके से हम निकालेंगे। तो अगर वैल्यू जो है वो 0 से 0.25 के बीच में आया तो ये वैल्यू क्या होगी, लो होगा, डिग्री लो है। और अगर 0.25 से लेके 0.75 के बीच में आया तो ये क्या होगा, मॉडरेट डिग्री होगा। अगर 0.75 से 0.9 के बीच में आया तो वैल्यू क्या होगा, हाई। अगर 0.9 से 0.99 के बीच में आया तो वैल्यू क्या होगा, वेरी हाई। और अगर +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो अगर 0 से लेके 0.25 के बीच में आया वैल्यू तो वो क्या होगा, लो, यानी लो डिग्री है। और अगर 0.25 से लेके 0.75 के बीच में आया तो ये क्या होगा, मॉडरेट डिग्री होगा। और अगर 0.75 से लेके 0.9 के बीच में आया तो ये क्या होगा, हाई डिग्री। और 0.9 से लेके 0.99 तक आया तो ये क्या होगा, वेरी हाई। तो आप देख रहे हो कि हम दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। जब लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और जब हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा 3 वैल्यू एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव होगा, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा, और 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं होगा, यानी अब्सेंस होगा रिलेशन का। इसी चीज़ को हम एक चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर -1 है तो वो क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव होगा।
अगर +1 है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होगा, अगर 0 आ गया तो ये एब्सेंस होगा, यानी नो रिलेशन होगा, कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। अगर ये कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अगर 0 से लेके 0.25 के बीच में आया तो डिग्री क्या होगी, लो, और 0.25 से लेके 75 तक आया तो ये होगा मॉडरेट, और 0.75 से 0.9 के बीच में आया तो ये क्या होगा, हाई, और 0.9 से 99 आया तो ये क्या होगा, वेरी हाई। ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताया। तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की मदद से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो एक तरफ दिया है आर्ट्स स्टडीज़, यानी कि बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं और कितना % उनका रिजल्ट आता है। तो हम एक्सेल पे कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो SPSS या फिर आर सॉफ्टवेयर पे भी निकाल सकते हैं। जब आप रिसर्च करेंगे तो आप इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो हम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे स्टैटिस्टिकल और उसमें फाइंड करेंगे कोरिलेशन फॉर्मूला को। कोरिलेशन फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोनों वेरिएबल्स को सेपरेटली सेलेक्ट करेंगे। जैसे जो एक्स वेरिएबल है हमारे पास आर्ट्स स्टडी है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे सारे वैल्यू को। उसके बाद हम वाई वेरिएबल्स को भी ऐड करेंगे जो कि है रिजल्ट, यानी इतने घंटे पढ़ते हैं तो इतना घंटा हमारा रिजल्ट आता है। ये हमारा अजम्पशन है कि जब जो बच्चा ज़्यादा घंटा पढ़ता है उसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरिलेशन आ रहा है 0.86। तो मैंने आपको बताया था कि जब 0.75 से लेके 0.9 के बीच में आए तो ये क्या होगा, डिग्री हाई होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप नहीं समझ पाए तो वापस से जाके देखिए। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ रहा है 0.86। मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है -1 से +1 के बीच में। तो यहाँ पे आया है 0.86, तो ये डिग्री होगी हाई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एक्सेल से। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट कोरिलेशन दो कंडीशन में हो सकता है, जब वैल्यू -1 हो या फिर +1 हो। तो जब -1 या +1 होगा तो ये परफेक्ट कोरिलेशन होगा, -1 होगा तो ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और +1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो परफेक्ट कोरिलेशन दोनों हो सकता है, सिग्निफाइड किया जा सकता है -1 से या +1 से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक समझा है कि कोरिलेशन क्या होता है, किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की मदद से भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको मैन्युअली, यानी जिस तरीके से आपने ग्रेजुएशन में कैलकुलेट किया है उस तरीके से आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। आपको सॉफ्टवेयर की मदद से ही कोरिलेशन निकालना होगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा आपके पास ज़्यादा होगा और एरर आपको कम से कम करना है, ना के बराबर करना है। इसलिए आप स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करोगे, कोरिलेशन का इस्तेमाल करोगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर से कोरिलेशन फाइंड करोगे। तो ये मेरा एक प्रयास था बेसिक आपको कोरिलेशन समझाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसके बारे में भी बनाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखा है 4, स्लोप की वैल्यू दे रखा है 3, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दे रखा है 5, और आपसे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 14 होगा, 15 होगा, 21 होगा या फिर 19 होगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने से पहले आपको कोरिलेशन के बारे में सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आपने कोरिलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कोरिलेशन का बेसिक समझा दे रहा हूँ। कोरिलेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सहसंबंध। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं।
फॉर एग्जांपल हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा था कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाती है। तो बेसिकली कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि डिग्री और डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डिग्री का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितनी स्ट्रांगली पेयर्ड हैं, जैसे परफेक्ट हो सकता है या लिमिटेड। परफेक्ट का क्या मतलब है, जब कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो +1 या फिर -1 आती है। अगर सपोज कर लेते हैं कि +1 आती है कोरिलेशन की वैल्यू, तो इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली पॉजिटिव रिलेटेड। अगर अब -1 आ जाती है कोरिलेशन की वैल्यू, तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली नेगेटिव वैल्यू। और लिमिटेड में मैंने आपको बताया था लो डिग्री है, मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताने वाला। दूसरा डायरेक्शन देखते हैं कि कोरिलेशन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाती है, तो ये क्या होगा, नेगेटिवली रिलेटेड है। डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो ये कोरिलेशन बताता है। कोरिलेशन क्या बताता है, डिग्री और डायरेक्शन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। लेकिन अगर सपोज कर लेते हैं दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और अगर एक्स की जो वैल्यू है वो नोन है, अगर हमें एक्स की जो वैल्यू है वो हमें पता है, लेकिन वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इस एक्स के बेसिस पे हम वाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कोरिलेशन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। सपोज कर लेते हैं एक्स की वैल्यू जो है वो हमें नोन है और वाई की वैल्यू जो है वो अननोन है। तो एक्स की वैल्यू के बेसिस पे वाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है रिग्रेशन एनालिसिस कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो नोन वैल्यू होगा, जो भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नोन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू नहीं पता होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ समझ में आया आपको। अगर आपको एक शब्द में याद रखना है कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, तो वो है प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन, ठीक है, एक तरीके से अनुमान लगाना, एक वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वेरिएबल के बारे में अनुमान लगाना या प्रिडिक्शन करना ही रिग्रेशन एनालिसिस कहा जाता है। अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक which is used to identify the value of dependent variable on the basis of independent variable। तो यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रतीप गमन विश्लेषण। आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं ये चीज़ें आप ध्यान रख लो। प्रतीप गमन विश्लेषण कहते हैं हिंदी में रिग्रेशन एनालिसिस को हम। रिग्रेशन जो टर्म है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, स्टेपिंग बैक और गोइंग बैक टूवर्ड्स एवरेज। ये ध्यान रखना। रिग्रेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जब हम एवरेज की तरफ वापस जाते हैं, स्टेपिंग बैक और गोइंग बैक टूवर्ड्स एवरेज, तो इसे हम रिग्रेशन कहते हैं। अब हम एवरेज की तरफ वापस क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। सबसे पहले ये जान लो कि रिग्रेशन जो टर्म है इसको दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने इन द ईयर 1877। ये एक ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन थे। बायोमेट्रिशियन का क्या मतलब होता है, जीव सांख्यिकीविद, यानी एन एक्सपर्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिग्रेशन एनालिसिस सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया है इन द ईयर 1877। गैल्टन स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन फादर्स हाइट एंड सन्स हाइट। गैल्टन ने क्या किया, फादर की हाइट और सन्स की हाइट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किया। ध्यान रखना है आपको कि हाइट ऑफ फादर्स एंड सन्स, इन्होंने फादर्स की हाइट और उनके बच्चों की हाइट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किया, और उन्होंने ये पाया कि जो लंबे कद के फादर्स थे उनके बच्चे लंबे कद के हुए, और जो छोटे कद के फादर्स थे उनके जो बच्चे थे वो छोटे कद के हुए। यहाँ पे दो सिनेरियो है, मैं आपको नोट करके बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है टॉल पेरेंट्स हैव टॉल सन्स,
यहाँ पे पेरेंट्स ना लिख के मैं फादर लिख देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। टॉल फादर्स हैव टॉल सन्स। और दूसरा जो केस था वो था शॉर्ट फादर्स हैव शॉर्ट सन्स। यानी कि जो लंबे कद के फादर्स थे उनके बच्चे भी लंबे कद के हुए, और जो छोटे कद के फादर्स थे उनके बच्चे भी छोटे कद के हुए। बट यहाँ पे एक बिग बट है। गैल्टन ने ये कहा कि जो लंबे कद के फादर्स थे उनके बच्चे तो लंबे हुए, और जो छोटे कद के जो फादर्स थे उनके बच्चे छोटे कद के हुए। लेकिन जब दोनों को एवरेज किया गया, यानी जो टॉल फादर्स थे इनके हाइट का एवरेज किया गया और टॉल सन्स के हाइट का एवरेज किया गया, और शॉर्ट फादर्स के हाइट का एवरेज किया गया और शॉर्ट सन्स के हाइट का एवरेज किया गया, तो रिजल्ट जो आए वो बहुत चौंकाने वाले थे। क्या चौंकाने वाले थे? तो अगर फर्स्ट केस देखें तो फर्स्ट केस में उन्होंने ये देखा कि जो टॉल पेरेंट्स थे, टॉल फादर्स थे, उनकी हाइट ज़्यादा आई एज कंपेयर टू देयर सन। सपोज कर लेते हैं टॉल फादर्स की जो हाइट आई वो आई 7 फीट, तो यहाँ पे टॉल सन की एवरेज जो हाइट आई वो आई 6 फीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले केस में टॉल फादर्स की जो एवरेज हाइट थी वो ज़्यादा आई। दूसरे केस में जब उन्होंने शॉर्ट फादर्स की एवरेज हाइट देखी तो वो आई 4 फीट, कम आई, और जो शॉर्ट सन्स की एवरेज हाइट थी वो आई 5 फीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो फादर्स की एवरेज हाइट है वो ज़्यादा आई, यहाँ पे कम आ गई। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि गैल्टन ने फादर्स की हाइट और सन्स की हाइट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड किया, और उन्होंने ये कहा कि टॉल पेरेंट्स हैव टॉल सन्स एंड शॉर्ट पेरेंट्स हैव शॉर्ट सन्स, बट द एवरेज हाइट ऑफ टॉल सन्स are lesser than the average height of their fathers, and the average height of short sons are more than the average height of their father। ये इन्होंने बताया। आखिर में उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ह्यूमन बीइंग हैव द टेंडेंसी टू स्टेप बैक और रिग्रेस टू द एवरेज पॉपुलेशन हाइट। गैल्टन ने ये कंक्लूजन निकाला कि ह्यूमन बीइंग में एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो एवरेज पॉपुलेशन हाइट की तरफ वापस चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे फादर की हाइट ज़्यादा थी और यहाँ फादर की हाइट कम थी, और यहाँ पे आप देखो कि जो सन्स की हाइट थी वो कम थी और यहाँ पे ज़्यादा थी। तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके पास ये टेंडेंसी है कि वो एवरेज पॉपुलेशन हाइट जो है उसके तरफ वो वापस चले जाते हैं, रिग्रेस और स्टेप बैक। Galton found that the human being have the tendency to step back or regress to the average population height, यानी ज़्यादा हाइट और कम हाइट आपस में एवरेज आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रिग्रेशन का लिटरल मीनिंग है स्टेपिंग बैक और गोइंग बैक टुवर्ड्स एवरेज। ये एवरेज ध्यान रखना एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको ये चीज़ें बताने वाला नहीं। तो यहाँ पे उस टाइम पे तो इन्होंने बायोलॉजी में यूज़ किया इस टर्म को, जैसे रिग्रेशन आज के टाइम में हम कहाँ यूज़ करते हैं, आप स्टैट्स में सांख्यिकी में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे हम कन्वीनियंट के लिए जो रिग्रेशन टर्म है जो कि प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है आज के टाइम पे, उसका बायोमेट्री से कोई भी रेफरेंस नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री बता दे रहा हूँ कि कैसे ये टर्म आया। आज के समय में जो रिग्रेशन टर्म है उसे हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं और वो भी स्टैट्स में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो वेरिएबल दिया है एक्स और वाई। आपके कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख दे रहा हूँ। आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट का और सेल्स दिया हुआ है, यानी कि अगर आप 8 लाख एक्सपेंस करते हो एडवर्टीजमेंट पे तो आपकी सेल्स जो है वो 40 लाख होती है। 10 लाख खर्च करते हो तो 48 लाख की सेल होती है। 16 लाख रुपए खर्च करते हो तो 58 लाख की सेल होती है। और 20 लाख रुपए खर्च करते हो एडवर्टीजमेंट पे तो 65 लाख की सेल होती है। तो अगर आपको 90 लाख की सेल करनी है तो आपको कितना एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना कि
जब मैं बोलता हूँ x और y दो वेरिएबल हैं, कभी मैं इसको डिपेंडेंट बोलता हूँ, कभी मैं इसको डिपेंडेंट बोलता हूँ, कभी मैं इसे इंडिपेंडेंट बोलता हूँ, कभी मैं इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलता हूँ। तो x और y का कोई खुद का वैल्यू नहीं है। जिस भी वेरिएबल को हमें आइडेंटिफाई करना है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और जिस भी वेरिएबल का वैल्यू दिया है उसे हम इंडिपेंडेंट मान लेंगे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सेल्स की वैल्यू दी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखना, हमेशा मान लेते हैं एक्स और वाई। अगर मान लेते हैं कि एक्स हमें अननोन है, अननोन है मतलब टू फाइंड, अननोन है तभी तो आप फाइंड कर रहे हो, तो ये क्या होगा, अननोन है तो इसका मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मैंने आपको पहले ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया है। और अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे y नोन है, तो नोन है इसका क्या मतलब है, ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। और सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि हम प्रिडिक्शन करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। यालुन चाओ ने भी कहा है कि रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मैकेनिज्म फॉर प्रिडिक्शन और फॉरकास्टिंग। ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में दो तरीके के वेरिएबल यूज होते हैं, सिर्फ दो ही तरीके के वेरिएबल यूज होते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल और सेकेंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल के बारे में जान लो कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट मान लेते हैं 6 फीट है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं वेट का, वेट मान लेते हैं 80 kg। तो वेरिएबल्स क्या है, जब हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, बताते हैं, तो वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपने देख लिया वेट और हाइट का। वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस में सिर्फ दो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये अननोन होता है। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा, मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछा है, तो उसका क्या मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो अननोन होगा। अननोन होगा तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड। भाई अननोन है तभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ये होगा नोन, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आना ज़रूरी है, और वो ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक हो सकता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी वन ओनली। यहाँ पे ध्यान रखना कि कैन बी वन ओनली। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ वो एक हो सकता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, यानी वी कैन यूज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सभी जानते होंगे कि रेनफॉल का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक तरफ आप रेनफॉल लिख लो, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आप सभी जानते हो कि इंडिया में या कहीं पे भी बारिश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से कितना क्लोजली रिलेशन है उसका, यानी बारिश ज़्यादा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ये आप नॉर्मल कंडीशन में आप ये सारी चीज़ें जानते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि रेनफॉल का ज़्यादा होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो अगर मैं यहाँ पे एक समय के लिए मान लेता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमें नहीं पता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और रेनफॉल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर नहीं पता है, सपोज कर लो कि हमें रेनफॉल पता है कि कितना मिलीमीटर बारिश हो रही है,
तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ध्यान रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मोर देन वन। कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बारिश पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पे वो निर्भर करेगा। जैसे मैं एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इतना सारा बताने का मतलब मेरा यही था कि आपको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वी कैन यूज़ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में और सारी चीज़ें जानते हैं। मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अननोन होता है, तब हम उससे प्रेडिक्ट करते हैं, यानी उसे कैलकुलेट करते हैं। इसे अलग-अलग नामों से जानते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं, जैसे रिग्रेस्ड, प्रिडिक्टेड या फिर एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये नोन है, यानी इसका इस्तेमाल करके हम दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इसको भी अलग-अलग नामों से जानते हैं, जैसे रिग्रेसर, प्रिडिक्टर या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन भी अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, कर्वी लीनियर रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है? दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। कौन-कौन से? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है? मोर देन टू वेरिएबल्स। लीनियर में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। और कर्वी लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, यानी कर्व होता है। और इस पूरे वीडियो में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, तो वो मैं सिर्फ सिंपल रिग्रेशन या फिर लीनियर रिग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको मल्टी रिग्रेशन और कर्वी लीनियर के बारे में डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब भी दो वेरिएबल्स की बात करूँगा तो वो सिंपल रिग्रेशन होगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँगा तो वो लीनियर रिग्रेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको और भी सारी चीज़ बताऊँगा जो कि इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। एक बार टाइप्स ऑफ रिग्रेशन को जान लेते हैं ब्रीफली। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है कि जब हम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसे हम सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं? दो से अधिक वेरिएबल को स्टडी करते हैं, इसे हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। थर्ड है लीनियर रिग्रेशन। जब रिग्रेशन लाइन एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है तो उसे हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। फोर्थ है कर्वी लीनियर। जब एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, यानी रिग्रेशन जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं होती है, बल्कि एक कर्व के फॉर्म में होती है, तो उसे हम कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले कोरिलेशन की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि डिग्री और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और रिग्रेशन में हम क्या करते हैं? नेचर पता करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज बिटवीन -1 टू +1। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में आती है। अगर सपोज कर लेते हैं +1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। और -1 है तो इसे बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, जबकि रिग्रेशन में ऐसी कोई बात नहीं होती। थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब सबसे पहले समझ लो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो। ओरिजिन का क्या मतलब है? प्लस कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, प्लस करें या माइनस करें, यानी चेंज ऑफ स्केल करें चाहे ओरिजिन करें, उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन है। रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। यानी अगर हम प्लस
या फिर माइनस करते हैं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी वो इंडिपेंडेंट है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कोरिलेशन, जो है वो एक रिलेटिव मेजर है और रिग्रेशन जो है वो एक एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर का क्या मतलब होता है कि जिस ओरिजिनल डेटा, जो हम ओरिजिनल डेटा लेते हैं उसी सेम यूनिट में हम जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी एब्सोल्यूट मेजर आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट इन विच ओरिजिनल डेटा इज प्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ एब्सोल्यूट मेजर की, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप ध्यान रखो, मैं जब मेजर्स के बारे में आपको बताऊंगा तब मैं डिटेल में वहाँ पे आपको बताऊंगा। और जब इन्हीं सारे चीज़ों का, चाहे वो रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, अगर आप इसका कोएफिशिएंट निकाल देते हैं तो उसे हम रिलेटिव मेजर कहेंगे। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब सारे रिलेटिव मेजर्स के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं कि रिग्रेशन लाइन क्या होता है। रिग्रेशन लाइन बेसिकली आपको बेस्ट एस्टिमेट्स बताता है, यानी मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू आपको गिवन है और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये y की वैल्यू जो है वो बेस्ट कब होगी, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगी, यही आपको रिग्रेशन लाइन बताता है, यानी रिग्रेशन लाइन आपको बेस्ट एस्टिमेट बताता है, इसीलिए इसे हम लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग रिग्रेशन लाइन और कोरिलेशन को देख सकते हैं। अब ये जानते हैं कि वाई देयर आर टू रिग्रेशन लाइन्स, कि दो रिग्रेशन लाइन क्यों होती हैं। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट, इसके लिए दो रीजंस हैं कि दो रिग्रेशन लाइन्स क्यों होती हैं। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपको बताया था कि जब हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहला रीज़न तो यही है कि हम स्टार्टिंग में ये रिग्रेशन एनालिसिस में ये मान चुके हैं कि दो वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और ऐसे हमें ये पता चलता है कि दो रिग्रेशन लाइंस भी होंगी। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। फर्स्ट केस लिखा है चेंज इन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे लिखा है कि दो वेरिएबल्स होती हैं इसलिए दो रिग्रेशन लाइन होती हैं। दोनों वेरिएबल्स जैसे हम मान लेते हैं कि x और y दो वेरिएबल्स हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि x और y जो है वो दो वेरिएबल्स हैं। तो दो वेरिएबल्स होंगी तो दो रिग्रेशन लाइन होगी। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x ऑन y हो जाएगा, और y की वैल्यू निकालनी है तो y ऑन x हो जाएगा। यही चीज़ें वहाँ भी नीचे भी लिखी हैं कि अगर x ऑन y लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमें पता चल रही है, और अगर y लिखा है तो y ऑन x हो जाएगा, यानी y की बेस्ट वैल्यू हमें पता चल रही है। तो दो वेरिएबल्स के कारण ही दो रिग्रेशन लाइन होती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। हमने अभी पढ़ा कि रिग्रेशन लाइंस जो हैं वो हमें बेस्ट एस्टिमेट देती हैं, जिन्हें हम लाइंस ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। और जो लाइंस ऑफ बेस्ट फिट है वो बेस्ड हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। और ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम दिस लाइन शैल बी मिनिमम। यानी जब हम डेविएशन लेके उसका स्क्वायर करके उसको ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी मिनिमम। अब देखिए ये एक मैथमेटिकल एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं बता सकता। अगर आपको इस लाइन को अच्छी तरीके से समझना है तो आप मेरा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन का जो वीडियो है वो देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस तरीके के जो भी डेविएशन वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने वहाँ पे बताए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसका मैं लिंक भी आपको आई बटन पे दे दूंगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डेविएशन हम मेजर कर रहे हैं उसका भी दो तरीका है, दो वेज हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डेविएशन जो हम निकाल रहे हैं वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ वन रिग्रेशन लाइन। मैंने अभी आपको बताया कि जनरली दो रिग्रेशन लाइन होती हैं,
लेकिन क्या कोई एक्सेप्शन है? तो जी हाँ, एक एक्सेप्शन है जहाँ पे वन रिग्रेशन लाइन बनती है। कब बनती है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि अगर जो हमारा कोरिलेशन है वो परफेक्टली पॉजिटिव हो जाए या परफेक्टली नेगेटिव हो जाए, तो वहाँ पे वन रिग्रेशन लाइन बन जाएगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो बोथ लाइन है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे और ऐसे में वन रिग्रेशन लाइन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो सिर्फ एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि कब एक्सेप्शन होगा, जब आइदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाए या परफेक्ट नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में वन रिग्रेशन लाइन हो जाता है। और सिर्फ इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। किस तरीके से हम मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि हम रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर लीनियर रिग्रेशन ओनली, फॉर लीनियर रिग्रेशन ओनली। फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे प्लस ई भी होता है, इतना पोर्शन छोड़ दो। ई का क्या मतलब है? एरर टर्म। सिर्फ आपको मैं पहले अभी बता दे रहा हूँ इस, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में या फिर बुक्स में ये प्लस ई लिखा होगा, उसका मतलब है एरर टर्म, लेकिन आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है। अब सारे जो टर्म हैं उनका मतलब बता दे रहा हूँ। जैसे y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल को बताता है, क्योंकि y कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? y अननोन है, यानी वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। a को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, b को बोलते हैं स्लोप, इसे हम स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं, और x जो है वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये आपको नोन है, और e को हम एरर टर्म कहते हैं। अब समझ लो कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि ये वैल्यू हमें अननोन है, इसे हमें फाइंड करना है। टू फाइंड ए है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि सपोज कर लो ये जो x है, अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो y की वैल्यू क्या होगी? इफ x वैल्यू इज 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? ये बताता है इंटरसेप्ट। ध्यान रखो, जो इस x की वैल्यू है, अगर सपोज कर लेते हैं इस x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इस y की वैल्यू क्या होगी, यही इंटरसेप्ट बताता है। अब बात करते हैं b की, जो है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि अगर हम एक यूनिट इंक्रीज कर देते हैं x में, x यहाँ पे आप देखो क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y में कितना परसेंट का चेंज आएगा? एक बार फिर से देखो, x क्या है? मैंने आपको बताया कि x नोन है। नोन है इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर एक यूनिट से इंक्रीज कर दें, ये मैंने इंक्रीज किया है, अगर एक यूनिट से इंक्रीज कर दें तो y की वैल्यू में कितने परसेंट से चेंज आएगा, ये आपका स्लोप ऑफ लाइन बताता है। वही सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं। y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, a है इंटरसेप्ट और b है स्लोप ऑफ द लाइन और x के हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तब आप कर नहीं पाओगे अगर आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो। अब बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन की। रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? जब हम रिग्रेशन लाइन को एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन है, एक है x ऑन y और दूसरा है y ऑन x। x ऑन y का क्या मतलब है? हमें x की वैल्यू पता नहीं है, ये हम फाइंड कर रहे हैं, और जब हम y ऑन x कहेंगे तो वहाँ पे y की वैल्यू पता नहीं होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यानी x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y की बेसिस पे हमें x निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। x क्या है? वैल्यू ऑफ x वेरिएबल टू बी प्रिडिक्टेड। यहाँ पे देखो ये क्या है, x जो है हमारा वो है वैल्यू ऑफ x,
ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि यही तो आप फाइंड कर रहे हो। और एक्स बार क्या है, ये मीन है, मीन ऑफ एक्स सीरीज। ठीक है, चाहे अर्थमेटिक मीन बोलो चाहे मीन बोलो, दोनों का मतलब एक ही। और आर क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है, एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। वाई क्या है, वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पे वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे ध्यान रखना, वाई जो है वो आपको गिवन है, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वाई बार क्या है, वो मीन है वाई सीरीज का। ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है, वाई की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो। अब बात करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज एन अलजेब्रिक मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, ये एक अलजेब्रिक मेजरमेंट है ऑफ द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन की जो स्लोप है उसका हम अलजेब्रिक मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये हमें बताता है कि अगर एक की वैल्यू में अगर हमने कोई चेंजेस कर दिया तो दूसरे के वैल्यू में क्या चेंजेस होगा। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा बी एक्स वाई, ये आपका फर्स्ट रिग्रेशन हो जाएगा, और बी वाई एक्स ये आपका सेकेंड रिग्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि दो रिग्रेशन है हमारे पास। अगर बी एक्स वाई लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी वाई एक्स लिखा है तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी बी एक्स वाई कह सकते हैं उसको, और वाई ऑन एक्स का मतलब क्या है, बी वाई एक्स। ये आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में जानते हैं। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो 3 से 4 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर नहीं देख पा रहे तो सिर्फ सुन लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सको। तो एक बार सारे प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है सेम साइन, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल हैव द सेम अलजेब्रिक साइन। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो लिखा है बोथ रिग्रेशन, इसका मतलब है कि दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा। फर्स्ट क्या होगा, बी एक्स वाई, सेकेंड होगा बी वाई एक्स। यहाँ पे दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं, उनके जो साइन है वो दोनों सेम होगा, यानी कि अगर एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा भी पॉजिटिव आएगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। दूसरा बात करते हैं वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। इसमें लिखा है कि बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ये आप ध्यान रखना कि कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि ये जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। आगे लिखा है इफ़ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 द अदर मस्ट बी लेस देन 1। यानी कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक से ज़्यादा है तो दूसरा एक से कम होगा। इतना बड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये लिख सकते हो कि बी एक्स वाई सपोज कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा है, तो दूसरा क्या होगा, बी वाई एक्स एक से कम होगा। ये आप बना लेना, इससे आपको आसानी होगी याद करने में। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें कह रहा है कि इफ़ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर नोन देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखो एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये सेकंड है, तो कह रहा है कि अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको पता है, नोन है, गिवन है, तो आप कोरिलेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हो जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ा समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने आपको जब कोरिलेशन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पे बताया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी मैंने कोरिलेशन में आपको पढ़ाई थी।
तो ये सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें आपको ये बता रहा है कि जो कोरिलेशन का जो साइन होगा, वो आपके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साइन हैं, वो सारे साइन जो है वो सेम होंगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो साइन हैं, वो हमेशा सेम होंगे, यानी कि R और BXY और BYX ये तीनों के जो साइन हैं वो हमेशा सेम होंगे। यानी एक प्लस है तो बाकी दोनों भी प्लस होंगे, एक माइनस है तो बाकी दोनों भी माइनस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। तो इसमें बता रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी इक्वल और ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिंबॉलिकली। ये मुझे कुछ प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन अभी करूँगा नहीं। अगर आपको बुक में मिल जाए तो इसे आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। फिलहाल मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये मैंने आपको बताया कि अगर जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, अगर उसके वैल्यू में आप प्लस या माइनस करते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी वो इंडिपेंडेंट है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, यानी कि अगर आप डिवाइड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा, यानी वो डिपेंडेंट ऑफ स्केल है। तो ये आप प्रॉपर्टीज़ में ध्यान रखना। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको इक्वेशन बताया था a प्लस बी एक्स। यहाँ पे a की वैल्यू देखो दे रखा है 4, b की वैल्यू दे रखा है 3 और x की वैल्यू दे रखा है 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस 15 यानी 19। y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 19। और ध्यान रखना कि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, a क्या है, इंटरसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और b जो है वो बताता है स्लोप को, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अगर एक यूनिट में अगर हम इंक्रीज कर देते हैं ऑफ x, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, ये है x है। तो अगर x के एक यूनिट में अगर हम कोई परिवर्तन कर देते हैं तो y में कितना % का चेंज होगा, यही आपका स्लोप बताता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछा था तो वो हो जाएगा 19। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ये था रिग्रेशन एनालिसिस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।